साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल देववाणी में। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि जो संविदा कर्मचारी है उनका नियमितीकरण क्यों नहीं हो पा रहा है। कुछ तो कारण रहा ही होगा कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकारें आती जाती है और जाती जाती है, संविदा कर्मचारी संघर्ष करते रहते हैं। इतना ज़्यादा संघर्ष, इतना ज़्यादा काम, इतने महत्वपूर्ण पद और जिम्मेदारियां जब वो सरकार में निर्वाह कर रहे हैं, संघर्ष भी बहुत लंबा है, डिमांड भी बहुत न्यायोचित है, लेकिन फिर भी क्या इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण रहते हैं कि हर बार एकदम काम जो है सिरे चढ़ता चढ़ता और ऐसी स्थिति बन जाती है कि एक बार फिर से निराशा हाथ लगती है और नियमितीकरण नहीं हो पाता है। साथियों, यह विषय सभी कर्मचारियों के लिए, सभी संविदा कर्मचारियों के लिए, चाहे वो किसी भी पद पर हो, किसी भी विभाग में हो, कैसे भी काम कर रहा हो, किसी भी व्यवस्था के तहत लगा हुआ हो, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं तो ये कहूँगा कि समस्त समस्याओं का समाधान भी इसी में निहित है। क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, वेतन कितना है, नहीं है, क्या सुविधाएं मिल रही है, सभी समस्याओं का समाधान केवल एक झटके में यदि कोई शब्द करवा सकता है तो वह है नियमितीकरण। तो यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैं इस टॉपिक पे इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि हर कोई हमारे टॉपिक पे बोल रहा है, चर्चा कर रहा है, तो मैं तो फिर भी आपका एक हिस्सा हूँ, आपका साथी हूँ, तो मेरा बोलना भी इस टॉपिक पे बनता है। और आपकी समस्याओं को जितने अच्छे से मैं समझ सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि शायद जो झूठ की दुकानें यहाँ पर खुली हुई है, कोई भी इतने अच्छे तरीके से उनको समझ पाएगा। मैं देख रहा हूँ कि रोज़ लोग मेरे साथियों को बरगला रहे हैं, नए नए टॉपिक लेके आ रहे हैं, आज ये हो गया, फाइल यहाँ चली गई, वहाँ चली गई, और लास्ट में निराशा हाथ लगती है। कोई भी जो है सही मार्ग उनको नहीं दिखाता है और वो भ्रमित होते रहते हैं। बहुत सी जगह तो मैंने ये देखा है कि आर्थिक नुकसान भी उनको पहुंचा रहे हैं, जो ऐसे ऐसे गिरोह बन चुके हैं, ऐसे ऐसे लोग जो है, ऐसे ऐसे जो नेता है वो बन चुके हैं। तो साथियों, इन सब चीज़ों का जो है मूल्यांकन करना, आकलन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। फिर भी साथियों, मैं किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। अगर कोई इसे व्यक्तिगत ले रहा है तो वो कृपया ना लें। यह सब की एक सामूहिक समस्या है, जो नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है वो, और इस पे सामूहिक चर्चा ही हम करेंगे। इससे पहले साथियों, यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संविदा कर्मचारियों के लिए यह चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे पिछले वीडियोस आपने देखे होंगे, सभी ने, सभी महत्वपूर्ण वीडियोस हैं और उन सबको आप नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज़ देखें। चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे भी जब तक संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं होता, तब तक संविदा कर्मचारियों के लिए प्रत्येक मुद्दे को मैं बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से उठाने के लिए प्रयास करूंगा। कुछ साथियों का ये था, पिछले वीडियोस के बाद मुझे मैसेज मिले कि सर आपने हमारी डिमांड को नहीं उठाया है, जबकि ये था कि उन्होंने पूरे वीडियो को ही नहीं देखा। ऐसा एक भी वीडियो में नहीं हुआ है कि आपको कहीं नियमित कर्मचारियों से कुछ कम मिल रहा है और उस डिमांड को मैंने वीडियो में नहीं उठाया है। आप वीडियो को एक बार पूरा देखिए तो सही, उसको शेयर तो कीजिए। कोई व्यक्ति आपकी डिमांड को उठा रहा है, उसको सपोर्ट तो कीजिए आप। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबको क्या है कि बस जो झूठे मूठे आपको बताते रहते हैं सारे दिन कि आज ये फाइल चली गई, आज यहाँ से चली गई, ये नियमितीकरण हो रहा है, कल आपका आदेश आ जाएगा। आपको सिर्फ उनमें इंटरेस्ट आता है जो सही बात है, सही नियम कायदे हैं, उनमें आपको इंटरेस्ट नहीं आता। चलिए खैर, कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके मन की बात है। जिस दिन पता चलेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, उस दिन आप सच का साथ देंगे, मुझे पता है। साथियों, आज हम चर्चा करते हैं कि जो नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है उसके पीछे मुख्य कारण क्या क्या है। सबसे पहले क्या है, हम कोई भी काम हमारा सिद्ध नहीं हो रहा है, उसके पीछे मुख्य कारण क्या है वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम सबसे पहले उस चीज़ का ही समाधान करें। ठीक है साथियों, तो सबसे पहला कारण है संविदा अधिकारी। संविदा अधिकारी, यह पहला कारण वैसे नहीं था, बीच का सा कारण है, लेकिन मैं इसको सबसे पहले इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि संविदा अधिकारी जो पोस्ट है, कुछ लोग जो है वो संविदा अधिकारी हैं हमारे अंदर, वो पोस्ट है, उनके पास, बेचारों के पास इतना भी टाइम नहीं होगा कि वो मेरी वीडियो को पूरा देखें। वो थोड़ा सा देख के स्किप करके चले जाएंगे। लेकिन यह उनके लिए भी नियमितीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे है, इसलिए मैं पहले कारण में उनको रख रहा हूँ और पहले कारण में मैं उनके लिए बात करूँगा। हर डिपार्टमेंट में साथियों, संविदा पर जो लोग लगे हुए हैं उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अधिकारी के पद पर कार्यरत है संविदा में। ठीक है, उनका जो जॉब चार्ट है, उनके जो वेतन है, अच्छे वेतन वो ले रहे हैं और वो एक तरीके से उनको कुछ सुविधाएं भी ऐसी मिली हुई है कि वो अधिकारी के पद पर कार्यरत है, लेकिन वो है एक संविदा कर्मचारी ही। उनका पद जो है वो संविदा पद है, और लेकिन वो हर तरीके से खुद को क्या है, अधिकारी मान बैठे हैं।
कहीं ना कहीं, और जो अन्य संविदा कर्मचारी है वो उनसे खुद को अलग मानते हैं। यह बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि बहुत बार जब हमने देखा है कि कोई मांग उठाने की स्थिति जब आती है, या हम जब नियमितीकरण की बात करते हैं, और पीछे भी मैंने देखा जब संविदा सेवा नियम 2022 में पद स्वीकृत हुए, तो उनके मुंह से ये था कि हमें ग्रेड पे कम मिल रहा है, हम नियमितकरण क्यों हो, हमें वेतन का नुकसान हो रहा है, हमें प्रोबेशन में कम सैलरी मिलेगी, अभी हमें ज़्यादा मिल रही है। यह सब बातें वो संविदा अधिकारी हमसे करते हैं। जब हम कोई हड़ताल धरना प्रदर्शन की बात करते हैं तो भी वो प्रॉपर सहयोग नहीं करते, और यहाँ तक कि कई बार स्थितियाँ तो ये आती है कि सहयोग की अपेक्षा उच्च अधिकारियों के सामने वो हमारी बातों को दबाने का भी प्रयास करते हैं। यह बात मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, जो सुन रहे हैं यदि किसी को बुरा लग रहा है तो ज़रूर उसने ये काम किया होगा तभी उसे बुरा लग रहा है, अगर किसी ने ये काम नहीं किया तो बुरा नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, और यदि कोई कर रहे हैं तो वो इस चीज़ को छोड़ दें। साथियों, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक संविदा अधिकारी हमारे बीच में थे, वो बेचारे भले आदमी थे, और क्योंकि छोटे से कस्बे में उनकी नौकरी थी और उच्च पद पे वो थे, अच्छी सैलरी मिल रही थी 40-45 हज़ार के आसपास। एक छोटे कस्बे में 40-45 हज़ार में अच्छे से गुजारा हो जाता है, तो घर वालों को, उनके बच्चों को, पत्नी को, अड़ोसी पड़ोसियों को ये लगता था कि ये कोई अच्छे पद पर कार्यरत है। एक अधिकारी के सुविधाएं उनको मिली हुई थी, अनुबंधित गाड़ी मिली हुई थी इधर उधर आने जाने के लिए, और चेकिंग वगैरह भी करते रहते थे। एक अधिकारी की भूमिका में थे वो पूरे, लेकिन उनका पद जो है संविदा का था। एक दिन क्या हुआ, अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। जब अधिकारी जी की अचानक से मृत्यु हुई तो घर वालों ने सोचा कि भाई हमारे जो सदस्य थे वो अधिकारी के पद पर थे, तो ज़रूर सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ सुविधाएं हमें मिलेगी, और पहले भी वो कर्मचारी जो है आश्वस्त था कि मैं अच्छे पद पर हूँ, अच्छा वेतन ले रहा हूँ, मेरे कभी कोई समस्याएं नहीं आएगी जीवन में। लेकिन एक दिन ऑफिस से जाते जाते अचानक उनकी जो है मृत्यु हो गई, और अगले ही दिन से उनकी वेतन भत्ते सब कुछ बंद हो गए जो मिलने थे। जो एक आय का स्रोत घर का बंधा हुआ था वो भी बंद हो गया। तो जैसे ही वो बंद हुआ, जो पारिवारिक कार्यक्रम उनके जो पूर्ण हुए, तो घर वालों ने आके जो दफ्तर में कहा कि हमारे जो उनके बच्चे आए कि पिताजी हमारे अधिकारी के पद पर थे यहाँ पर, तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। हमारे पास उनको बताने के लिए कोई शब्द नहीं थे। बच्चों को क्या कहें अब, उन्होंने तो हमेशा से ये देखा है कि जो हमारे पिताजी थे वो एक अधिकारी के पद पर थे, लेकिन हम उन्हें क्या कहें कि भाई जिस दिन उनके निधन हुआ हम तो उस दिन के अलावा अगले दिन का वेतन भी उनको नहीं दे सकते। यह स्थिति थी उनकी। अन्य कोई परिलाभ तो एक अलग की बात है। हमने सहयोग की दृष्टि से आपस में पैसे इकट्ठे करके उनका सहयोग किया। मैं किसी का व्यक्तिगत नाम यहाँ पे नहीं ले रहा, ना मैं किसी के व्यक्तिगत, लेकिन स्थिति ये है, और यह स्थितियाँ अन्य जिलों में भी, अन्य विभागों में भी बहुत बार आई होगी। चाहे कोई कहीं भी किसी भी पद पर बैठा हो, कोई भी यदि दुर्घटना हुई, कोई क्षति हुई, वहीं पे सारा उसका बंद हो जाता है सिस्टम। और घर वालों की जो स्थितियाँ होती है वो तो और भी दयनीय है। ना कोई अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है, ना कोई पेंशन का प्रावधान है उनके लिए, कुछ भी प्रावधान नहीं है। अधिकारी जो सिस्टम है वो वहीं से उसके साथ ही समाप्त हो जाता है। तो ये बात आप एक बार, चाहे आप किसी भी पद पर हो, कितनी भी अधिक सैलरी ले रहे हो, एक बार इस बात को सोच कर देखिए कि क्या है। फिर भी अगर मान लो आपका ध्यान नहीं जा रहा है तो आप एक काम और करिए, आप कभी 15 दिन बीमार होकर देख लीजिए। चाहे आप कितने भी बड़े अधिकारी हों, 15 दिन बीमार होकर देख लीजिए आप। पहली बात तो आपको 10 से अधिक छुट्टियां नहीं मिलेंगी। छुट्टियां मिलेगी तो आप पर कार्रवाई होने की बात आ जाएगी। 12 दिन की सीएल आपकी जैसे तैसे करके आप हाथ पांव जोड़ के अप्रूव करवा लेंगे, 13वें दिन से आपका वेतन कटना स्टार्ट हो जाएगा। जो वेतन आप अधिकारी के पद पे ले रहे हैं, 13वें दिन से यदि आप बीमार हो गए, आ नहीं पा रहे हो, तो आप पे कार्रवाइयाँ होनी शुरू हो जाएगी। पता नहीं कहाँ कहाँ से आपको सर्टिफिकेट्स बनवाने पड़ेंगे, और आपका वेतन कटना जो है 13वें दिन से स्टार्ट हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम अधिकारी, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। तो यह बात आप समझिए, चाहे आप संविदा पर है, किसी भी पद पर है, यह बात मानकर चलिए। आज चाहे आप कितना भी वेतन ले रहे हो, आपका स्थायित्व नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। तो इसलिए जो भी आपके जूनियर कर्मचारी हैं सबका सहयोग करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सहयोग करते हैं, कुछ कुछ है जो नहीं करते, और कुछ कुछ हैं जो यह कहते हैं कि हमें सबसे उच्च ग्रेड पे मिले। इस चक्रों में फाइलें लटकाने का भी प्रयास बहुत जगह होता है। जो संविदा सेवा नियम की फाइलें चली थी उनको लटकाने का भी प्रयास हुआ था, अनावश्यक रूप से लंबा खींचा गया था, जबकि ये नहीं होना चाहिए। जब काम हो रहा है साथियों का तो उनमें बढ़ चढ़ कर सहयोग करना चाहिए। जल्दी से जल्दी काम हमारा कैसे हो उसके यह प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात यह है
कि हो सकता है कि आपको नियमित होने के बाद एक बार जो अब वेतन मिल रहा है उससे प्रोबेशन में थोड़ा बहुत कम मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए, लेकिन जैसे ही आपका प्रोबेशन पूरा होगा आप एक अच्छी सैलरी लोगे। आप आज भी ये नहीं समझ पा रहे हो कि आज आप ज़रूर हो सकता है 60,000 वेतन ले रहे हो, लेकिन आप सरकार का काम 1,20,000 का कर रहे हो। यदि आप नियमित पद पर वहाँ होते तो आपकी सैलरी आज 1,20,000 होती, 60,000 नहीं होती। आप 60,000 में खुद को अधिकारी मान बैठे हो, आप 70,000 में खुद को अधिकारी मान बैठे हो, जबकि आपका जो काम की प्रवृत्ति है, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो 1,20,000 के काम की है, और अन्य नियमित कर्मचारी आपके साथ के ले रहे हैं इतना वेतन। तो ये बात सोचिए। और अन्य परिणाम क्या है, एक महिला कर्मचारी है, क्या उसको CCL वो दे है, चाइल्ड केयर लीव उसको दे है? ट्रांसफ़र आपके होते नहीं है इसीलिए, कहाँ के अधिकारी हैं फिर? तो ये चीज़ है, ये चीज़ समझने की आवश्यकता है। नियमितीकरण करवा लीजिए। जब 2013 में देखिए, मुझे याद है आज भी, जब 2800 ग्रेड पे के पद दिए थे तो सरकार ने उनको मना नहीं किया था। वो हमारे ही साथी थे कुछ जो चले गए थे इधर उधर धरना प्रदर्शन करने के लिए, जिन्होंने ये कहा कि भाई हमें ग्रेड पे कम मिला है, हमें सबके बराबर कर दिया गया है। अगर 2013 में उस समय नियमित हो गए होते तो आज आपके प्रमोशन हो गए होते, आपको 7वां वेतन आयोग मिल गया होता। तो ये सब चीज़ें समझने की बात है, सब्र करने की बात है। दूसरा साथियों, संविदा अधिकारी के अलावा संविदा कर्मचारी खुद है इसका बड़ा कारण। संविदा कर्मचारी समझना ही नहीं चाहते हैं। जिसको एक दिन हो गया वो भी ये कह रहा है कि मुझे नियमित कर दो, और जिसको 15-20 साल हो गए उसका तो कहना भी जायज़ बनता है। तो साथियों, कहीं ना कहीं क्या है, सब्र होना बहुत ज़रूरी है। आज किसी का काम हो रहा है तो कल हमारा भी ज़रूर होगा। एक बार यदि नियम बन गए तो नियमों का इम्प्लीमेंट भी होगा। मुझे 2013 LDC वाले जो साथी हैं पंचायती राज विभाग में, उनका संघर्ष याद आता है। 2013 में जब LDC भर्ती निकली थी तो आधे पदों पर नियुक्तियां हो चुकी थी और आधे पदों पर नियुक्तियां नहीं हुई थी। मैं 2013 से लगातार उनको देख रहा हूं कि जो बाकी वंचित जो साथी थे पंचायती राज के, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि सर इतना टाइम हो गया, अब तो हमें UDC बढ़ा दो, अब तो हमें अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी बढ़ा दो, हमारा ग्रेड पे बढ़ा दो। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा। उनका सिर्फ एक ही था, हर संघर्ष में, हर हड़ताल में हमेशा ये रहता कि सर हमारी भर्ती पूरी कर दो, हमारी वेटिंग लिस्ट जारी कर दो। उन्होंने सरकार के साथ कोर्टों में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ाइयाँ लड़ लड़ के आए और सरकार को उन्होंने राजी किया। लास्ट में 4,000 पदों पर प्रथम चरण में उन्होंने भर्ती कंप्लीट कराई। आज बहुत से साथी LDC बढ़ चुके हैं, एक साल उनको लगभग पूरा होने को आ गया है। तो ये होता है साथियों, संतोष होता है, सब्र होता है। संविदा कर्मचारियों में संतोष ही नहीं है कहीं पे भी। कोई आके कहता है सैलरी बढ़वा लो जी, कोई आके कहता है कि 1 साल वाला नियमित होना चाहिए, कोई कह रहा है 3 वाला होना चाहिए, कोई कह रहा है 5 वाला होना चाहिए। मैं कल परसों ही देख रहा था एक वीडियो, शिक्षा विभाग वाले कह रहे थे कि हमने 2 साल के लिए फाइल चला दी। बहुत अच्छी बात है जी, चला दी। तो पिछली बार क्यों नहीं हुआ नियमितीकरण? 2022 के अंदर, नवंबर के अंदर जब संविदा सेवा नियम आए थे तो पहले तो इधर उधर काला कानून बताने लगे। चलो ठीक है, उसमें विसंगति थी, पूर्व सेवा को शामिल नहीं किया गया था, मानी बात आपकी। लेकिन पहला क्या बनता था कि भाई आप इससे पहले के नियम देखिए, कहीं पे भी नियमितीकरण शब्द भी लिखा हुआ है क्या आपके? आप इससे पहले संविदा में काम करते आ रहे हो, इतने साल आपने की थी, कहीं भी कोई भी नियमितीकरण शब्द लिखा हुआ है क्या? संविदा सेवा नियमों में कम से कम नियमितीकरण शब्द तो है। सरकार ने प्रावधान तो दिया है, कुछ सोच समझ के दिया होगा। IAS पैटर्न उन्होंने लगाया तो कुछ सोच समझ के लगाया होगा, क्योंकि हर बार देखा गया है, चाहे 2013 हो, 18 हो, 23 हो, लोग कोर्ट में चले जाते हैं। संविदा सेवा नियम क्यों नहीं गए कोर्ट में? कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं कर पाए उनको? कोई भी अटकी क्यों नहीं स्क्रीनिंग आपकी? अडोप्शन आपका क्यों नहीं अटका? अगर कोई कहीं कर्मचारियों अधिकारियों की लापरवाही से अटक गया है तो बात अलग है। अदरवाइज ये पूरी प्रक्रिया लोगों ने बहुत प्रयास किए लेकिन क्यों नहीं अटका? क्योंकि सरकार ने नियमों को बनाया ही इस प्रकार था कि यह कहीं कोर्ट में चैलेंज ना हो। और नियमितीकरण शब्द इनमें दिया गया, स्क्रीनिंग शब्द इनमें दी गई है। इससे पहले तो कोई था ही नहीं, प्रावधान ही नहीं था। कम से कम आपको 5 साल का एग्रीमेंट दिया, 1 साल, हर साल एग्रीमेंट होते थे। अधिकारी छोटी सी बात पे अपनी सेवाएं समाप्त करने की बात करता था, जबकि अब ये चीज़ें नहीं है। तो साथियों, इन चीज़ों को समझने की जरूरत है। अब 2022 के अंदर नवंबर में चला, पहले तो किसी ने करवाया नहीं, अडोप्शन नहीं करवाया। जब लास्ट में ये हुआ कि सरकार ने बजट के अंदर पूर्व सेवा को शामिल करने की बात करी तो 15 साल वाले उस क्राइटेरिया में आ गए कि 15 वालों के 5 साल पूरे हो रहे हैं, वो नियमित हो रहे हैं। बजाय खुश होने के, बजाय ये करने के कि हम 15 वालों को एकत्रित करें और उनको नियमित करवा दें फटाफट, क्योंकि जो है पद स्वीकृत हो चुके थे, ग्रेड पे मिल रहा था। एक बार रास्ता खुल जाता तो बाद में भी चलता रहता काम। नर्सिंग वालों को देखिए, हमारे जो NHM के अंदर लगे हुए हैं, हर 3-4 साल 5 साल बाद में भर्ती आ जाती है। 10-20-30 के हिसाब से बोनस अंक उनको मिलते हैं और वो नियमित हो जाते हैं। सब्र रखना पड़ता है उनको,
ये तो है नहीं कि भाई आए और आते कहते हमें नियमित कर दो। तो बोनस अंकों से भर्तियों से वो करवा रहे हैं, आप क्यों नहीं हो पा रही? संविदा कर्मचारी खुद है इसका सबसे बड़ा कारण, क्योंकि हर एक की डिमांड अलग है। कोई भी ग्रुप में कहीं भी कुछ भी लिख रहा है, 4 आदमी अलग ज्ञापन लेके जा रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि जब हमने कहा था कि एक मंत्री जी से मिले, बोले सर बोनस अंकों से भर्ती करवा दीजिए। जब कमेटियाँ चल रही थी, जब संविदा कर्मचारियों के लिए कमेटी गठित की थी जिसने संविदा सेवा नियम बनाए थे, तो उन्होंने बोला कि हम करवा कैसे दें, आपके साथ ही खुद हमें लिखित में भर भर के ज्ञापन दे के गए हैं कि सर बोनस अंक की भर्ती मत निकालना, हम नियमित नहीं पाएंगे कभी भी, हमारे नंबर कम है, ये है वो है। तो बताइए फिर हो क्या? हम हर बार सरकार को दोष दे देते हैं। ठीक है, सरकार की मंशा कई बार हो जाती है, क्योंकि सरकार की मंशा हम लोग ही खराब करने वाले हैं, कोई दूसरा नहीं करता खराब, हम लोग ही खराब करने वाले हैं। लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ज्ञापन दे दे के आ जाते हैं और उनको चाहिए सिर्फ बहाना, वो उस ज्ञापन को मार्क करके रख लेते हैं। जब कोई दूसरा जाता कहते हैं जी पहले ने ये बोला है, आपने ये बोला है, 2 धड़े बन गए जी, हम क्या करें, हम तो बीच में आ गए। नाराज उनको भी नहीं कर सकते, आपको भी नहीं कर सकते। तो बात ये है, 2013 वाली जो भर्तियां थी उनको लटकाने वाले भी साथी हमारे ही थे। अंदर तक आप जाके देखिए, आज तक परिणाम वो भी भुगत रहे हैं, आज तक हम भी भुगत रहे हैं, कोई भी परमानेंट नहीं हुआ। मुझे याद है 2013 की जो नर्सिंग भर्तियां थी उनमें कुछ लोगों का नंबर नहीं आ पाया था, नर्सिंग वालों का, जबकि उनके पास अनुभव भी था, सिर्फ उनके अंक कम होने के कारण उनका नंबर नहीं आ पाया था। फिर क्या हुआ, ये नहीं कि वो लोग भाई ये है सारा मामला अटका दो, हमारा नंबर नहीं आ रहा जी, ये वो संतोष करके बैठे रहे, अपनी नौकरी करते रहे। 2018 में भर्ती हुई, उनका नंबर 2018 में आया, वो परमानेंट हो गए। तो रास्ता बन गया, तो देर सवेर सबका नंबर आया है। हमने रास्ते को ही रोक दिया तो फिर कैसे नंबर गया? आज भी लोग लग रहे थे हम कोर्ट में चले जाएंगे। चले जाओ भाई कोर्ट, क्या दिक्कत है, चले जाओ, रोक कौन रहा है? पाँव में बेड़ियाँ किसी के नहीं है, आपके पैसे उछल रहे हैं तो आप चले जाओ कोर्ट में, वकील बैठे हैं तैयार वहाँ पे, और जो आपके आगे नेता बने बैठे हैं वो भी आपके पैसे खाने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं तो बता रहा हूँ साहब, हमने तो देखा है ये चीज़ें, इकट्ठे करके पैसे खा जाते हैं। कोर्ट में लगते हैं 5,000, आपसे मांगते हैं 15,000। हालत ही है। आपको ज़्यादा पता है क्या कि मान लो कोर्ट में क्या होता है क्या नहीं होता? कोर्ट चले जाएंगे जी, चले जाओ, कोर्ट में समाधान होता तो फिर हो ही जाता ना आपका। कभी इन चीज़ों का कोर्ट में समाधान नहीं होता, ये घरेलू मसले से हैं एक तरीके के। आप लोगों को ही समझौता इस चीज़ों में करना पड़ेगा, आपस में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज़ें जो है वो हो पाएगी। और जब 15 साल वालों की बात आई तो 9 साल वाले साथी थे, वो जाके चले गए फाइलें लेके कि सर 15 में हमारा नंबर नहीं आ रहा, आप एक काम करो, आप है ना छूट दे दो इसमें 2 साल की, डीपीसी में आपने 2 साल की छूट दी है। सुझाने वाले भी हमारे साथी थे। और तब तक आप लिस्ट मत निकालना 15 साल वालों की, जब तक हमारी इस पदवी स्वीकृत नहीं हो जाती। अब पता है इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है, 2023 चल रहा था, चुनाव का समय था, चुनाव नजदीक आने वाले थे, वहाँ पे जाके फाइलें लटकाइए। तो बताओ, सरकार को तो बनना ही चाहिए था। सरकार ने कहा ठीक है, फिर भी चलो युद्ध स्तर पे काम हुआ, वो फाइलें कैसे कैसे, लेकिन वो लास्ट टाइम आ ही गया कि भैया वो काम अटक ही गया। वहाँ पे जाके फाइलें जरूर होगी, स्वीकृत होगी, पार्टी एंटी पार्टी चलता रहा, राज्यपाल महोदय लटका रखी है, किसी ने कोई कुछ बहाने निकालता रहा, लास्ट में दबाव बना तो फाइलें निकली तो सही, लेकिन काम नहीं हो पाया। अब ये बताओ, अगर 15 वाले जब बजट आया था फरवरी में, मार्च में हम प्रयास करते, अप्रैल में प्रयास करते, तो 15 वालों की ज्वाइनिंग हो गई होती तो रास्ते तो निकल गए होते आज। तो ये चीज़ें बहुत ही समझने वाली बात है। कम से कम आप इन चीज़ों को समझिए। जो नियम एट प्रेजेंट जिस पे लागू हो रहा है उस पे लागू करवा दीजिए ना, दिक्कत कहाँ रही है? एक भी हो जाए, बाद में आप छूट के लिए डिमांड करते रहें, क्या दिक्कत है? छूट जब से मिली तब से लागू हो जाएगी। आप ये क्यों कहते हैं जाके कि भाई जब तक है ना हमारा नहीं होता ना तब तक हम किसी का नहीं होने देंगे, तब तक आप काम को रोक के रखो, लटका के रखो। और 9 साल वालों को पद स्वीकृत हो रखे थे, 2-3 महीने निकल गए, विधानसभा चुनाव के बाद में किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। शर्म की बात तो ये है, जो 9 साल वाले फाइलें निकलवा के लगे उन्होंने भी कोई विशेष प्रयास नहीं किए सरकार के सामने। लोकसभा चुनाव से पहले विशेष प्रयास होते तो क्या पता उनके ज्वाइनिंग हो जाती, लेकिन उन्होंने भी नहीं किए। तो कम से कम वहाँ जाके करते, प्रयास करते अपना, क्योंकि लास्ट टाइम वही हुआ कि भाई निराशा फैल गई, विधानसभा चुनाव आ गए, फिर से वो हो गए, सरकारें पलट गई, तो सोचा भाई ठंडे बस्ते में चला गया मामला। जबकि ठंडे बस्ते में नहीं गया है मामला, सरकार संवेदनशील है, पंचायती राज वालों के विपद स्वीकृत किए हैं, मामला ठंडे बस्ते में थोड़ी जाता है। नियम तो नियम है, कैसे चला जाएगा ठंडे बस्ते में? काम तो हो गई, सरकार की बिल्कुल मंशा रहती है। मैं तो कह रहा हूँ संविदा कर्मचारी खुद खराब करते हैं। सरकार की मंशा नहीं रहे तो 5 साल तक चाहे संविदा कर्मचारी का नाम ही ना लो, क्या कर लोगे आप सरकार का? ऐसा कोई नहीं है जो सरकार से आंख मिला के खड़ा हो जाए। ठीक है, हड़ताल करके बैठोगे आप, सेवा समाप्ति के आदेश में सब भाग जाएंगे, वो चीज़ है। जरूर आपको मेरी बातें कड़वी लग सकती है, बुरी लग सकती है, लेकिन इन चीज़ों को समझने का प्रयास करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है संविदा कर्मचारियों को। भांति भांति के ज्ञापन ना दें, एक मुद्दे पर चलिए। आपको छूट चाहिए, आप ये चाह रहे हो कि भाई 3 सालों की छूट दे दे इसमें,
तो ठीक है, सारे मिलकर प्रयास करें ना, सिर्फ शिक्षा विभाग क्यों करें, सिर्फ चिकित्सा विभाग क्यों करें। जब फायदा सबको होना है, जब किसी घर में बंटवारा होता है तो जितने भी बेटे बेटी होते हैं सबको बराबर हक मिलता है। जब कोई नियम लागू होगा तो सभी संविदा कर्मचारियों पर समान होगा। इसलिए आप अंदर अंदर ना घूम के सभी को साथ लेकर संगठित होकर प्रयास करें। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि संगठन नहीं है, संगठन नहीं बने हुए हैं, अच्छे कोई संगठन है नहीं। शिक्षा वाले हैं तो उनमें भी 2-3 संगठन बने हुए हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। चिकित्सा वालों में तो संगठन का कोई नेप ही नहीं है। पंचायती राज वाले बेचारे अपना ढंग से प्रयास कर रहे हैं क्योंकि उनके नियम कायदे पहले से ही सही थे। अन्य विभाग है, छोटे मोटे थोड़ी बहुत पोस्टें बेचारे, वो तो करे क्या। लेकिन सबको क्या है, सम्मिलित रूप से साफ आने की। कोई बरगलाने वाला हो तो फट से आ जाते हैं, कैसे जाके वहाँ पे बैठे थे, मुझे आज भी याद है, काला कानून है कि बाद में क्या हुआ, नेताजी चले गए, हुआ कुछ नहीं। तो वो चीज़ है, ऐसे भ्रमित ना हो, अपने साथियों की बात माने। कोई साथी आपके ढंग की बात कर रहा है उसकी आप टांग खींचने लग जाते हो कि भैया आप ज़्यादा नेताजी बने हो, आप बता रहे हो ये है वो है। मेरे वीडियो पर भी कमेंट आ जाएंगे कि भैया आप क्यों बोल रहे हो ये सब, आपको क्या अधिकार है। मेरे को बिल्कुल अधिकार है, मैं आपके साथ का हूँ, सबको बोलने का अधिकार है जो आपके साथ के हैं वो। सबको बुरा लगता है जब काम नहीं होता। हमने भी आज एक लंबी सेवाएं की है और जब 15 साल वालों की बात आई थी तो हमने साथ दिया था कि भाई हाँ बिल्कुल होना चाहिए। फिर 9 वालों के तब भी हमने कहा था कि भाई बिल्कुल 9 वालों का भी होना चाहिए। इसलिए क्या है कि जो जिसका भी हो रहा है, 15 वालों का, 9 वालों का, 6 वालों का, सबका होना चाहिए। लेकिन ये कहीं भी जाके ना कहे कि उनका काम लटका दो, सबका साथ होना चाहिए, ये होना चाहिए वो। जिसका हो रहा है उसका होने दीजिए। संविदा कर्मचारियों को संगठित होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब चुनाव की आचार संहिता एक बार फिर से लगने वाली है, संभावित है कि आज ही लग जाए। ठीक है, तो एक बार फिर से पूरा देश जो है चुनावी मोड में चला जाएगा और हमें उस दौरान अपने संगठन को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। अपनी डिमांड्स जो है उनको एकत्रित करने की आवश्यकता है। ये नहीं कि कोई सैलरी वृद्धि के लिए ज्ञापन लेके जा रहा है, कोई 2 साल की छूट के लिए ज्ञापन लेके जा रहा है, कोई 3 साल की छूट के लिए ज्ञापन लेके जा रहा है, कोई अपनी ग्रेड पे बढ़वाने के लिए ज्ञापन लेके जा रहा है। ये सब मत करिए। सम्मिलित रूप से संगठित होकर एक ज्ञापन तैयार कीजिए जिसमें चाहे 3 साल की छूट, चाहे 1 वर्ष का 1 वर्ष, चाहे कुछ भी हो, और संतोष करिए। जिन साथियों के भी 2 साल, 3 साल, 5 साल हुए हैं वो संतोष करिए। ये मान के चलिए कि आपकी अभी उम्र भी कम है, आप नए नए सेवा में आए हो, थोड़ा बहुत काम भी सीख रहे हो, आप प्रोबेशन पीरियड मान के चल लीजिए आप एक बार। जब कोई एक युवा बेरोजगार जो भर्ती की तैयारी करता है ना और कोई फार्म अप्लाई करता है तो उसको भी सबसे पहले तैयारी करनी पड़ती है, कोचिंग लेनी पड़ती है, फिर जाके कहीं एग्जाम होते हैं, फिर रिजल्ट आता है, आंसर कहते, कभी कुछ आता है, कभी 3 से 4 साल, 5 साल निकल जाते हैं इस सारी प्रक्रिया में नियुक्ति होने में। और पेपर देने के बाद तो ये आश्वस्त भी नहीं होते कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, जबकि इसमें तो आपको एक आश्वासन मिल रहा है कि हाँ 5 साल बाद में या 3 साल बाद में आप स्थायी हो जाओगे। तो कम से कम यदि आप नए आए हो तो आप बीच में उसमें मत करिए इंटरफेयर। जिसका काम हो रहा है उसको होने दीजिए। आज जिसको 25 साल हो गए सेवा में, उसकी एज क्या है सोच के देखिए आप, उसके लिए कितना ज़रूरी हो गया नियमितीकरण होना। आप तो चलो फिर भी जो यंग है वो तो कुछ ना कुछ कर लेंगे, साथ साथ भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। आज नहीं तो कल सरकार ऐसे ऐसे नियम बना रही है, आप हो जाओगे नियमित। लेकिन जो ज़्यादा एज के हैं, ज़्यादा सर्विस जिनकी हो चुकी है, उनका पहला अधिकार बिल्कुल बनता है, होना चाहिए उनका नियमितीकरण। और यह तभी होगा जब संगठित रूप से प्रयास होगा। खुद को सुपीरियर मत मानिए कोई भी, सारे एक समान है, चाहे वो एक छोटे पद पे हो चाहे बड़े पद पर हो, सभी संविदा कर्मचारी हैं, सभी के नियम समान है, कार्रवाई सभी पे समान रूप से हो सकती है और फायदा मिलेगा वो भी सबसे समान रूप से मिलेगा। एनपीएस लागू हुआ तो प्रत्येक कर्मचारी को समान रूप से फायदा मिला है उसमें। ऐसा नहीं है कि मान लो किसी को 10% मिला है तो किसी को 2% मिला है, सबको समान रूप से मिला है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को समझने की बहुत आवश्यकता है। सारे जो हमारे कारण हैं और निवारण है वो हमें खुद में छुपे हुए हैं, इनको सोचने समझने की आवश्यकता है। सभी संविदा संगठनों को मजबूत करने की आवश्यकता है, एकरूपता अपनाने की आवश्यकता है। नहीं तो साथियों ऐसे एग्जाम्पल बहुत है, आप खुद देख लीजिए। अस्तित्व कुछ भी नहीं है एक संविदा कर्मचारी का, एक ऑर्डर में सेवाएं समाप्त हो जाती है और ऐसे ऐसे नियम बन जाते हैं अचानक से। कोई प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, कहीं पद खत्म हो जाते हैं। तो किसी भी तरीके के वहम में मत रहिए, नियमितीकरण करवा लीजिए, यही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। सभी चीज़ों का समाधान ही इसी में है और लोगों की बातों में मत आइए, किसी भी तरीके से भ्रमित मत होइए। जो भी मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, एक बार ले लीजिए, संशोधन बाद में होते रहेंगे। जब आपके अलग अलग कैडर बन जाएंगे तो कैडर विशेष की बातें आप करते रहना, अपनी मांग उठाते रहना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पहले कैडर बने हुए थे उनमें कभी संशोधन नहीं हुए। ग्रेड पे बाद में भी बढ़े हैं लोगों के, प्रमोशन बाद में भी हुए हैं, सारे काम हुए हैं नियमित कर्मचारियों के लिए। आज तो विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। थोड़े दिन पहले डीए बढ़ गया अपने आप, केंद्र में बढ़ा, यहाँ अपने आप बढ़ गया। वो क्या धरने पर गए थे क्या कि हमारा डीए बढ़ाइए।
और आपको अपना इंक्रीमेंट करवाने के लिए भी कहाँ कहाँ डिमांड करनी पड़ती है। बहुत बार तो सैलरी लेने के लिए भी कई कई जगह मैं देख रहा हूँ 2-2 3-3 महीने सैलरी नहीं बढ़ पाती है। तो क्या मानते हो आप अपनी सर्विस को? उनके आगे कुछ भी नहीं है आपकी सर्विस। तो इसलिए ये सब चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यदि मेरी बातें किसी को कड़वी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। लेकिन इन चीज़ों को समझिए, 2 महीने 3 महीने का टाइम है जब ये लोकसभा चुनाव चलेंगे, अपने संगठन को मजबूत कीजिए। आगे फिर से जो है पूर्ण बजट आएंगे, राजस्थान सरकार का पूर्ण बजट आएगा। उससे पहले अपने एक एक डिमांड लेटर बनाइए, सभी संविदा कर्मचारी सुख सुविधा मुक्ति मोर्चा के तले एक अपना बनाइए। उसमें आपको 2 साल 3 साल जो भी छूट चाहिए या आपको 1 वर्ष का 1 वर्ष कराना है, केवल एकमात्र मांग रख के उसमें जाइए और सामूहिक रूप से जो हमारे मंत्री है, विधायक है, नेता है, उनसे संपर्क करिए। बहुत ही संवेदनशील सरकार है, बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन इनके और एकदम साफ सुथरे डिसीजन होते हैं और संविदा कर्मचारियों का बिल्कुल भला हो सकता है। काम भी चल रहा है, ये नहीं है कि नहीं चल रहा। लेकिन जो नए नए बातें बरगलाने वाले आपको करते हैं, उनकी बातों में मत आइए और सामूहिक रूप से प्रयास करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी आपको। ये मैं आपको कहना चाहूँगा। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि प्रावधान क्या क्या है। आज के वीडियो में मेरा यही था उद्देश्य बताने का कि आप सम्मिलित हों, संगठित हों और समझें इन चीज़ों को, एक दूसरे का साथ दें। मेरी बातों को कोई भी दिल से न लगाए, बुरा न माने, किसी भी यदि मैंने भावनाओं में कि किसी को कुछ कह दिया है तो। और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे भी मैं आपके साथ मिलकर जो भी बातें होंगी हम सामूहिक रूप से शेयर करेंगे इसमें, और सभी मेरा साथ दें और सहयोग करें। इस बातों को एक बार समझें, जो भी हमारे संविधान नेता हैं वो भी इन बातों को एक बार समझें और उस हिसाब से ही प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। किसी अकेले के बस की बात तो है नहीं। संविधान नेता है, प्रभावशाली होते हैं, उनका जो है प्रभाव बहुत सारे कर्मचारियों पर रहता है। इन बातों को समझिए, निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के जो है आप लोग काम करिए, तभी सबका भला होगा। भला निश्चित रूप से सबका होगा, चाहे कोई भी कितना भी जो है अलग से जाके काम करवा लीजिए, फाइलें निकलेगी उस दिन सबकी निकलेगी, सबका ही होगा समाधान। तो इसलिए अच्छा है कि सबको साथ लेकर ही चलें। किसी भी प्रकार के अलग अलग मार्ग पे चलने की बजाय एक मार्ग पे संगठित रूप से साथ होकर चलेंगे तो निश्चित रूप से सबका भला होगा। यदि कोई अधिक सैलरी वाला है, उसको कम ग्रेड पे मिल रहा है, तो उनसे निवेदन है कि वो बाद में संशोधित करवा लेना। एक बार जैसे भी काम हो रहा है वो कर दीजिए। फिर भी किसी को ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो सरकार को ये लिखित में दे दीजिए कि मैं तो इसी नौकरी पे काम करना चाहूँगा। वो हो ही ना परमानेंट, क्या दिक्कत है उसमें? किसी का अगर इस नौकरी में काम चल पा रहा है, बहुत बढ़िया सैलरी है, तो वो ये लिख के दे दे, बजाय कि दूसरों का काम लटकाने के। आपके बहुत साथी हैं जो बहुत कम सैलरी में गुजारा कर रहे हैं, आज जीवन स्तर भी उनका निम्नतम हो गया है और एक एज भी वो पूरी कर चुके हैं कि साथ साथ और काम नहीं कर सकते हैं, इसी भरोसे में कि भाई आज नहीं तो कल नियमित हो जाएंगे। तो कृपया कर सभी का सहयोग करें, सभी साथ रहें, एकता बनाए रखें, संविदा संगठनों में एकता बनाए रखें और सरकार तक ये नहीं कि विरोध के रूप में बल्कि पॉजिटिव रूप में अपनी बातें रखें। लोकसभा चुनाव से पहले पहले जो है आपके ज्ञापन जो है वो सभी जगह एक ज्ञापन सम्मिलित रूप से नियमितीकरण हेतु, चाहे 2 साल की छूट के लिए चाहे 3 साल की छूट के लिए आप सम्मिलित रूप से दें। मैं तो कह रहा हूँ 3 साल की छूट के लिए दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों का नंबर इसके अंदर आ जाए। संविदा सेवा नियम में आने के बाद 1 साल का 1 साल काउंट हो रहा है, उस हिसाब से भी अधिक से अधिक लोगों के नंबर आ जाए। ये पूरा मूल्यांकन करके हर डिपार्टमेंट के जो संविदा कर्मचारी है वो व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जो है अपने ज्ञापन लोकसभा चुनाव से पहले पहले अधिक से अधिक सर्कुलेट करें, ताकि इन बातों को सरकार ध्यान में रखे और जो है चुनाव के बाद में जब भी बजट आए उसमें हमारे लिए विशेष घोषणा हो और विशेष जो है फाइलें छूट की निकल के और छूट मिल के और ये साल के अंदर अंदर हमारा काम हो जाए, बहुत सारे साथी नियमित हो जाए, बाकियों का रिश्ते खुल जाए। तो इससे अच्छा हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। सारे जो है फायदे जो आपको एक साथ मिल जाएंगे नियमितीकरण होने के साथ ही। यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है, आपसे सहयोग की पूरी अपेक्षा है और कोई भी यदि गलती हो तो क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।